हेलो, वेलकम एवरीवन, वेलकम टू थ्री स्टेप्स एकेडमी। आज हम बात करने वाले हमारे नए टॉपिक से रिलेटेड जो होगा। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे सेल। ये जो सेल है आपका बायोलॉजी का होता है, एक तो जहाँ पे यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं आपसे, ये वो नहीं है, ये इलेक्ट्रिक सेल है, जिससे हम यहाँ पर ये करंट और वोल्टेज का सोर्स होता है। ठीक है। फिर सेल के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं इसको, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल, ईएमएफ। देन सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ सेल, सेल के सीरीज कनेक्शन, उनका पैरेलल कनेक्शन डिस्कशन करेंगे आज। देन किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ किसी भी सर्किट में ब्रांच में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए हमें किरचॉफ्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बहुत सारे लॉज है जिनको यूज करके हम इलेक्ट्रिक सर्किट को हम सोल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे कि आपको सिर्फ एक ऐसा लॉ चाहिए, एक ऐसा लॉ बताना है जिसको यूज करके आप किसी भी सर्किट को कंप्लीटली सोल्व कर सकते हो, तो वो एक है किरचॉफ्स लॉ। किसी भी सर्किट को आप सोल्व कर सकते हो इसको यूज करके। थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी कम ज्यादा हो सकती है, तो इसको और सोल्व करने के लिए, इजी बनाने के लिए, फिर आगे जब हायर स्टडीज में जाते हैं तो वहां पर और अलग अलग लॉज दिए जाते हैं, जैसे नोड रूल हो गया, फिर लूप रूल हो गया, वो सब अलग अलग है वहां पे। ठीक है। तो ये हो गया, फिर अपने पास एक मैश रूल है, उसके बाद बात कर रहा हूँ। फिर कार्बन रेजिस्टर्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि कार्बन रेजिस्टर जो कमर्शियली हम रेजिस्टर्स यूज करते हैं वो आते कैसे हैं, उनको कैसे काम में ले जाता है, उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो ये सारे टॉपिक्स हो गए अपने। सेल के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस, टर्मिनल वोल्टेज, ईएमएफ, देन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, किरचॉफ्स लॉ, और कार्बन रेजिस्टेंस और इसकी कलर कोडिंग। हमारी ये जो लेक्चर सीरीज चल रही है, ये 12th बोर्ड रिवीजन के लिए लेक्चर सीरीज चल रही है, जहां पे हम यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं फ्रॉम जीरो से लेकर बिल्कुल एडवांस लेवल तक की फिजिक्स को हम यहाँ पर कंप्लीटली कवर करेंगे, और फॉर योर 12th बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखते हुए इस लेक्चर को आगे देख रहे हैं। बिल्कुल सीरियस होकर बैठे, पानी पी के बैठे, और आपको हमेशा अब 1 घंटे तक उठना नहीं है जब तक कि अपना ये लेक्चर कंटिन्यू चल रहा है। अभी हम बात करते हैं, हमारा जो अब नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा सेल। सेल क्या होता है? देखो, अभी तक हमने जितना भी डिस्कशन किया है उसमें हमने करंट की बात करी है मेनली, कि करंट फ्लो होती है, या फिर हमने यहां पर वोल्टेज की बात करी है कि वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं। तो अभी ये हम बात करने का टाइम है कि वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं तो वो करते कहां से हैं, या किस फॉर्म में हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं, या फिर जो करंट फ्लो होती है वो करंट किसके कारण फ्लो होती है, इसका कोई सोर्स होगा। तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं इस लेक्चर में यहां पर, कि जो सेल है ना, सेल इज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। जहां पर भी हमें कोई इलेक्ट्रिक एनर्जी की जरूरत पड़ती है फैन ऑन करने के लिए, जैसे यहां पर हम जो एक घरों में या किसी इंस्टीट्यूशन में, कहीं पर भी आप जो ऑफिस वगैरह में जो आप फैन, लाइट, टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी जो या हाउस होल्ड हम देखते हैं ना, वहां पे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसका सोर्स होता है मेन सप्लाई। जो गवर्नमेंट के जो अलग अलग ग्रिड है कंपनीज के, उस कंपनी से ग्रिड से हमारे घर तक सप्लाई आती है, और वो आती है अल्टरनेटिंग करंट। और जो हम यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर बात कर रहे हैं वो होती है डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट का मतलब क्या है कि अभी तक आपने देखा होगा हमने क्या किया था, एक सेल या बैटरी लगा दी, और यहां पर हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, मान लो कोई भी वायर कनेक्ट कर दिया, तो यहां पर करंट इसी डायरेक्शन में फ्लो होगी। या तो करंट नहीं होगी, करंट की वैल्यू 0 होगी। अगर करंट होगी तो उसकी डायरेक्शन फिक्स है, और वो ये डायरेक्शन है, इसको आपने बोल दिया करंट। अब इस कंडीशन में जिस चैप्टर में हम बात कर रहे हैं यहां पर करंट की डायरेक्शन क्या रहती है? फिक्स रहती है। फिक्स सिंगल डायरेक्शन, सिंगल डायरेक्शन करंट है, तो आप इसको बोल देते हो डीसी करंट। और इस टाइप के वोल्टेज को जहां पे एक टर्मिनल हमेशा पॉजिटिव रहेगा, एक टर्मिनल हमेशा नेगेटिव रहेगा, इसको आप बोल देते हो डीसी वोल्टेज। इसको आप वोल्टेज बोल देते हो डीसी, और इसको आप करंट बोल देते हो डीसी। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया, यहां तक तो कोई दिक्कत होगी नहीं। अब हम इसके आगे बात करते हैं सेल का क्या रोल है। देखो, सेल जो है ना वो डीसी वोल्टेज हमें प्रोवाइड करता है। हमें डीसी वोल्टेज का हमारे पास जो सोर्स है वो सेल ही होता है।
इस सेल को हम मल्टीपल सेल को जब एक साथ कनेक्ट कर देते हैं तो हमारे पास ये बैटरी बन जाती है। इतनी सी बात है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सेल क्या है? सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसके पास दो टर्मिनल होते हैं जिसमें से एक टर्मिनल आपका पॉजिटिव होता है और दूसरा टर्मिनल आपका नेगेटिव होता है। तो इस सेल के अंदर देखो क्या कैसे इसको हम यहां पर आगे इसको और डिस्कशन करते हैं। सेल की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की होती है, जैसे आपके पास आप घर में भी हम इजी वे में सेल बना सकते हैं। सेल बनाना कोई बहुत मुश्किल का काम नहीं है, ठीक है। आपको दो इलेक्ट्रोड्स लेने हैं और NH4Cl अमोनियम क्लोराइड का पाउडर लेना है। पानी के अंदर एक आप, लेकिन जो डिब्बा आप ले रहे हो, जार जो लेना है आपको, वो प्लास्टिक का होना चाहिए, ग्लास का चलेगा, लेकिन वो आपका मेटेलिक नहीं होना चाहिए। प्लास्टिक का चल जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट है। उसके अंदर आप अमोनियम क्लोराइड डाल दो थोड़ा सा, ओके, मिक्स कर दो और वहां पर आप दोनों इलेक्ट्रोड्स को रख दो, अपने आप काम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम बात करते हैं यहां पर, और हम इसको बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है हमें सेल को। तो ये अपने पास एक जार है, इस जार के अंदर हम एक कोई भी लिक्विड भर देते हैं, और ये जो लिक्विड है ना, ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है। ये है अपने पास इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन क्या होता है? कुछ नहीं, आपको कोई एक सॉल्ट लेना है और उस सॉल्ट को पानी के अंदर डाल देना है। जो पानी का जो सॉल्यूशन हो जाएगा, जो पानी का घोल हो जाएगा ना, वो एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। इतना ही मान के चलना आपको। फिर हम यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड्स ले लेते हैं, ठीक है। दो इलेक्ट्रोड्स में से एक हम यहाँ पर पॉजिटिव के लिए हमने यहाँ पर ग्रीन यूज कर लिया है, और नेगेटिव के लिए हम यहाँ पर यूज कर लेंगे क्या? रेड यूज कर लेते हैं हम यहाँ पर नेगेटिव के लिए। ये आपका एक और दूसरा इलेक्ट्रोड हो गया है। अब क्या होगा, जैसे ही हमने इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर या पानी के अंदर हमने जैसे सॉल्ट डाला तो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन बना, तो यहां पर कुछ ऐसे आयंस होंगे जो पॉजिटिव आयन जनरेट होंगे, कुछ 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 पॉजिटिव आयन जनरेट होंगे, और ये पॉजिटिव आयन जनरेट होकर एक इलेक्ट्रोड के पास ज्यादा इकट्ठे हो जाएंगे, एक इलेक्ट्रोड्स के पास ज्यादा आ जाएंगे। तो जिसके पास ये पॉजिटिव आयंस आ चुके हैं, इसको हम, इसका जो पोटेंशियल है वो हो जाएगा V प्लस। इसका पोटेंशियल अपने आसपास के लेवल के कंपैरिजन में, आसपास के पोटेंशियल के कंपैरिजन में थोड़ा हायर पोटेंशियल पे आ जाएगी। आसपास में तो कोई पोटेंशियल है ही नहीं, जीरो है सब कुछ स्टार्टिंग में। लेकिन जैसे ही आपने इस इलेक्ट्रोड को यहां पे रखा है, तो उसके साथ ही ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव जो पार्टिकल है, पॉजिटिव आयन सब वो इसके पास इकट्ठे होंगे, इसको पॉजिटिव आयन बना देंगे। देन ये जो है आपके पास इलेक्ट्रोड, जो आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, इसके लिए क्या है, यहां पर कुछ आयंस ऐसे होंगे जो नेगेटिव आयन की तरह इकट्ठे हो जाएंगे, यहां पे नेगेटिव आयन बन जाएंगे, और नेगेटिव आयन इस वाले इलेक्ट्रोड के पास इकट्ठे होंगे। तो इसको वो जो पोटेंशियल है वो थोड़ा नेगेटिव में चला जाएगा। तो इसका पोटेंशियल आ गया सपोज V माइनस, इसका पोटेंशियल V माइनस, और इसका जो पोटेंशियल है हमारे पास वो हो गया V प्लस। तो अब अगर आप यहां पर ये जो दोनों टर्मिनल्स है, पहला आपने इसको आप A कंसिडर कर लें, इसको आप B कंसिडर कर लें, तो इनका जो टर्मिनल है, इनका वोल्टेज कितना है, पोटेंशियल कितना है, इसका V प्लस, इसका V माइनस। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा ये बताओ आप। दोनों का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना होगा, वो आप यहां पे देख सकते, देखो V A माइनस V B, यही तो होगा पोटेंशियल डिफरेंस। और ये होना है, आपको पता है V प्लस, ये तो इसका हायर पोटेंशियल है, और ये जो V नेगेटिव है ये क्या होगा, ये लेस देन जीरो होगा, और ये होगा नेगेटिव। हमेशा याद रखना, जो V प्लस है दैट विल बी ग्रेटर देन जीरो, जो V नेगेटिव है दैट विल बी लेस देन जीरो, तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, नेगेटिव रहेगा। तो अब यहां पर हम टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड
बी, तो वी ए माइनस वी बी, और ये होगा वी प्लस माइनस, सब्ट्रैक्शन करना आपको, और किसको माइनस करोगे, आप करोगे वी नेगेटिव को माइनस कर दोगे, तो ये हो जाएगा आपका वी प्लस प्लस वी माइनस। तो मतलब दोनों का ही जो पोटेंशियल है ना वो यहां पर ऐड हो जाएगा, और विच इज अगेन ग्रेटर देन जीरो। तो इसका अब यहां पर क्या है, दोनों पोटेंशियल ऐड हो गए एक तरीके से। अब मैं आपको अगर न्यूमेरिकली बता दूं एक बार, जैसे आप यहां पर ये देख सकते हो, इसका पोटेंशियल अगर होगा ना, यहां पे अगर पॉजिटिव आयंस इकट्ठे होंगे इसके पास बहुत सारे, तो इसका पोटेंशियल आ गया सपोज +3 वोल्ट, ये V प्लस की वैल्यू आ गई। तो V माइनस की वैल्यू कितनी आएगी, यहां पर सपोज कोई पोटेंशियल आ गया, एक बार के लिए मैं आप कंसिडर कर रहा हूं -2 वोल्ट, इस तरीके से आ गया, तो दोनों का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाता है, तो इस कंडीशन में दोनों का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा 3+2, क्योंकि इसका नेगेटिव है ना, तो आप अगर वैसे कैसे कितना कैसे करोगे इसको, वैसे आप करना है माइनस माइनस ऑफ 2, तो टोटल हो जाएगा 3+2, मतलब कि 5 वोल्ट। 5 वोल्ट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट ए एंड प्लेट बी। प्लेट मतलब यहां पर इलेक्ट्रोड की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है यहां पे, जो डायरेक्ट इनकी इन इलेक्ट्रोड्स के बीच में, जो इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इसको बोला जाता है EMF, इसको बोला जाता है EMF, ठीक है। क्योंकि अभी तक यहां पर इन इलेक्ट्रोड्स से कोई एक्सटर्नल सर्किट का कोई भी चीज कनेक्टेड है क्या, नहीं है, तो इस कंडीशन में जो इनका पोटेंशियल डिफरेंस वो होगा EMF। अब EMF जो है ना, उसका एक और चीज देख लो, यहां पर डायरेक्ट एकदम बिल्कुल नेकेड पोटेंशियल डिफरेंस है, ये कोई सर्किट नहीं है, कोई दूसरी चीज नहीं है। होता क्या है एक्चुअल में, ये एक्चुअल में ऐसे होता है कि किसी भी इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर किसी भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को इस यहां से इस रोड तक लाने में किया गया जो वर्क डन है उसको आप EMF कहते हो, किया गया जो वर्क डन है उसको EMF कहते हो। या नेगेटिव पार्टिकल को यहां से इस डायरेक्शन तक लाने के लिए किया गया जो वर्क डन है उसको आप क्या बोलते हो, EMF कहते हो, ठीक है। ये आपका EMF हो गया। अब दूसरा क्या है, दूसरा ये है EMF के बाद में हमारे पास कि हमने अब क्या किया, इस अकेले सेल का क्या करेंगे, अकेले सेल का तो कुछ करेंगे नहीं, तो इसको हमें एक्सटर्नल किसी सर्किट से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो हमने मान लो इस एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट कर दिया, मैं इसको अब एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट कर देता हूं। यहां से हमने अब क्या किया, इसको एक किसी बल्ब से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, और यहां पर मैंने इस की को ओपन रहने दिया। अभी तक भी है ना, इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, EMF है, क्योंकि की ओपन है, की क्या है, ओपन है, और यहां पर सर्किट ऑफ है। जब इस बात का ध्यान रखना, जब भी हमारे पास जो की है ये ओपन जब तक रहेगी, ये टेक्निकल ये टर्म है, ये याद रखना इस चीज को, क्योंकि कई बार क्या होता है की ओपन क्लोज इन सब में कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मैं बोल देता हूं की क्लोज है तो क्या करंट फ्लो होगी, तो यहां पे क्या थोड़ा कंफ्यूजन, क्योंकि क्लोज नाम से कंफ्यूजन हो जाता है, वो की रेफरेंस नहीं जानते इसलिए। तो यहां पर इस चीज का ध्यान रखना, की ओपन होने का मतलब हमारे पास क्या है, सर्किट ऑफ है, ठीक है। और अगर की जो है आपकी यहां पर क्लोज है, इसका मतलब सर्किट क्लोज नहीं, सर्किट क्लोज है मतलब यहां पर आपका कंटिन्यूअसली ये की क्लोज होने का मतलब ये लो कनेक्टेड है कंप्लीट, तो अब यहां से करंट फ्लो हो सकती है, इसका मतलब सर्किट क्या है, अब ऑन है, या की क्या है, ऑन है। इन चीजों को आप थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पे कंफ्यूजन कई बच्चे जनरली कर देते हैं, 15 से 20% बच्चे कर देते हैं, और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है नियरली 50% स्टूडेंट्स कर देते हैं, लेकिन 15 से 20% तो आप मान के ही चलो। तो यहाँ पर की ओपन होने का मतलब ऑफ है सर्किट, की क्लोज होने का मतलब यहाँ पर सर्किट ऑन है, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां पर अब जब सर्किट
क्लोज हो चुका है, तो अब क्या होगा, अब करंट फ्लो होगी। करंट फ्लो होगी यहां से, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज का रेफरेंस मानो, तो ये करंट फ्लो होगी यहां से, यहां से, यहां से, ऐसे होते हुए करंट ऐसे फ्लो होगी और वापस इसके अंदर आते हुए फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, ये करंट यहां से ऐसे चलते हुए इसके थ्रू, इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू ये चार्ज पार्टिकल वापस यहां पहुंच जाएंगे और फिर से यहां पे आकर इस करंट के अंदर चले जाएंगे। मतलब ये पूरा कंप्लीट सर्किट हो गया। अब ऐसे ये लगातार करंट फ्लो होगी। ये होता है सेल का पूरा स्ट्रक्चर। अब यहां पर हमारे पास कितनी, एक ईएमएफ की टर्मिनल, ईएमएफ की टर्म आ गई, ठीक है। तो जो ईएमएफ के साथ अब सर्किट में करंट फ्लो हो रही है, तो यहां पर आप एक बात ये देखोगे कि एक तो इस रेजिस्टेंस यहां पे काम कर रहा है अपने पास, इस एक तो हमारे पास रेजिस्टेंस काम कर रहा है इस बल्ब का, या जो हमारे पास कोई भी यहाँ पे डिवाइस हो सकता है बल्ब की जगह, मोटर है, कोई रेजिस्टेंस है, इलेक्ट्रिक रॉड है, वॉशिंग मशीन है, टीवी है, फ्रिज है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एक तो इसका रेजिस्टेंस है यहां पर, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बोलते हैं हम इसको, और हम इसको लोड भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये आर हो गया एक, और ये इसका भी हो गया, ये इस पूरे वायरिंग का भी हो गया, ठीक है। अब हम एक बात करते हैं, वायरिंग का नेग्लिजिबल है वैसे। अब हम एक बात करते हैं, करंट जो है या चार्ज पार्टिकल इस इलेक्ट्रोलाइट से भी तो फ्लो हो रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट से भी तो फ्लो हो रहे हैं ना। तो क्या इलेक्ट्रोलाइट भी तो यहाँ पे रेजिस्टेंस दे सकता है या रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता है, ऑब्स्टेकल पैदा कर सकता है चार्जेस के फ्लो में? बिल्कुल करेगा। तो इस इलेक्ट्रोलाइट के रेजिस्टेंस को, जो इलेक्ट्रोलाइट की जो प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो करंट को फ्लो करने में ऑब्स्टेकल पैदा कर रहा है, इसको बोला जाता है इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस। ईएमएफ को हमेशा इस टाइप का ई बनाकर डिनोट करते हैं, ऐसा भी डिनोट करते हैं। इस चैप्टर में तो कंप्लीटली ऐसा करेंगे, और कभी कभी आप देखोगे स्मॉल ई से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं किसको, ई, ईएमएफ को। और इंटरनल रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, स्मॉल आर यूज करते हैं। और अब फिर हमारे पास यहां पर एक चीज और आ गया कि जब ये सब कुछ हो गया तो हमारे पास अब यहां पे इंटरनल रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस अलग हो गया, एक रेजिस्टेंस हमारे पास एक्सटर्नल आर हो गया। तो अब देखो यहां पर एक मैं कंडीशन बताऊंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनना ध्यान से। वो ये है कि आप जब करंट फ्लो नहीं हो रही है, तो क्या इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के थ्रू कोई चार्ज फ्लो होना है क्या? नहीं होना। नहीं होना तो आप ये मान के चलो, क्या इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ काम आएगा आपके? आपके तो ज्यादातर काम नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो यहां पर जो वोल्टेज डिफरेंस है इसका, जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस है, वो जैसा है वैसा रहने दो। लेकिन अब हम दूसरी बात करते हैं कि जैसे यहां से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गई, तो यहां पर जो ये आपके पास इन टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस था, जिसको आप ईएमएफ बोल रहे हो, है ना, जो 5 वोल्ट आया था आपके पास यहां पर, तो आपको यह देखना है कि इस कंडीशन में जब करंट फ्लो हो रही है, तो क्या बाहर वाले रेजिस्टेंस पे वोल्टेज ड्रॉप होगा? आप बोलोगे होगा, वोल्टेज तो खर्च होगा ही वहां पे, यस। तो क्या यहां पे इस वाली जगह जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, क्या इसमें भी वोल्टेज खर्च होगा, आप पूछोगे? तो मैं कहूंगा हाँ होगा। क्यों होगा? कि इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस ही है, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो। रेजिस्टेंस तो अपनी औकात दिखाए बिना रहेगा नहीं, वो तो अपना एक पोटेंशियल को खर्च करना है, पोटेंशियल लेना है उसको, वो लेगा ही। तो क्या होगा यहां पर इस कंडीशन में, इस ईएमएफ को काम में नहीं लेंगे हम। ईएमएफ तो ओपन सर्किट का होता है जब करंट फ्लो नहीं हो रही। जब करंट फ्लो हो रही है तो ईएमएफ पूरा हमें आगे नहीं मिलेगा। इस ईएमएफ में से कुछ पार्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ये अंदर वाला इंटरनल रेजिस्टेंस भी खा जाएगा, ये भी खर्च कर जाएगा। तो इसको फिर बोलेंगे, रिमेनिंग जो पोटेंशियल होगा अपने पास, उसको बोलेंगे हम
टर्मिनल वोल्टेज, इसको हमें क्या मिलेगा, टर्मिनल वोल्टेज। तो इतनी देर तक हम जो बात कर रहे थे ना जिस वोल्टेज की, जिस पोटेंशियल डिफरेंस की, वो कौन सी बात कर रहे थे, वो हम कर रहे थे टर्मिनल वोल्टेज की। अभी तक हमने ईएमएफ की बात ही नहीं करी है, ईएमएफ की बात तो अब करेंगे। अब इसको मैं अगर डायरेक्ट किसी सिंपल से एग्जांपल या सिंपल से डायग्राम बनाऊं ना, तो कैसे होगा, तो देखो यहां पर अगर मुझे डिफाइन करना हो ईएमएफ, ईएमएफ की जब मैं बात करूंगा ना, तो मैं यहां पर सर्किट बना रहा हूं। देखो ये सर्किट है अपना, ये आपके पास बैटरी है, और ये बैटरी है, और ये आपके पास यहां पर रेजिस्टेंस है, और इस बैटरी में, बैटरी को हमने इस रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया है, और यहां पर ये मैंने की लगा रखी है। जो की लगा रखी है, यहां पर हमारे पास क्या काम होगा, यहां पर हमारे पास काम होगा इसका कि जब ये अभी क्या है, अभी ये ओपन कंडीशन में है। ओपन कह सकते हो, आप इसको ऑफ कह सकते हो, मैं बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना चाहता, इसलिए मैं आपको ओपन या ऑफ दोनों लिख दे रहा हूं यहाँ पे। यहां पर ये जो की होती है ना, इसका स्ट्रक्चर देखो, मैं आपको बताता हूं कैसे होता है। ये यहां पर एक कंडक्टिंग सब्सटेंस होता है, कंडक्टिंग, ये मान लो कॉपर ही होता है, कॉपर के ब्लॉक होते हैं, ठीक है। इधर वाला सर्किट इससे कनेक्टेड होता है, इधर वाला सर्किट इससे कनेक्टेड होता है, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होते हैं। जब हमें इसको कनेक्ट करना होता है ना, तो हम क्या करेंगे, कोई हमारे पास यहां पर एक ऐसा कुछ इसका की होगा, की मतलब एक ऐसा कोई ऑब्जेक्ट होगा जो इसके अंदर हम एंटर कर देंगे, जिससे कि ये अब पूरा कनेक्टेड हो जाएगा ऐसे। अब ये पूरा कनेक्शन हो गया, तो अब ये पूरा क्लोज सर्किट है, तो यहां पर ये ओपन सर्किट है, ध्यान रखना। अब ये जो ओपन सर्किट है आपके पास, इस ओपन सर्किट में करंट कितनी है, करंट यहां पर बिल्कुल भी नहीं है। तो करंट नहीं होने के कारण यहां पर इनके इधर आप अगर कोई इनका वोल्टेज मेजर अगर आप करोगे, तो यहां पे जो वोल्टेज आएगा ना, जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, इसको बोलेंगे ईएमएफ। और आप डिफाइन कैसे करते हो, potential difference between the terminals of battery when current is not flowing is known as a EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब यहां पे देखो नाम तो फोर्स का आ गया, लेकिन क्या ये एक्चुअल में फोर्स है, ये काम तो फोर्स का ही करता है, लेकिन ये फोर्स है नहीं। काम क्या करता है, चार्जेस को धक्का देने का काम करता है, तो चार्जेस को फ्लो कराने का, करंट फ्लो लाने का काम करता है, ठीक है। लेकिन ये है नहीं, ये है क्या चीज, ये एक टाइप का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होगी वोल्ट, इसकी यूनिट वोल्ट होगी, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। अब हम बात करते हैं टर्मिनल वोल्टेज के बारे में, कि टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा अलग करके लिख दिया मैंने, टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज क्या है, देखो टर्मिनल वोल्टेज की अगर हम बात करेंगे, तो फिर से हमारा सेम सर्किट है, यही सर्किट है हमारे पास। लेकिन अब हमने क्या किया, ये जो बैटरी को जो हम कनेक्ट कर रहे हैं यहां पर, अभी तक करंट जीरो है, लेकिन मैंने क्या किया, यहां पर इसको क्लोज कर दिया, ये यहां पर मैंने की को कनेक्ट कर दिया। अब क्या है, की क्लोज मतलब सर्किट ऑन है ये, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना। अब यहां पर करंट जो है ना, वो फ्लो हो रही है, यहां से करंट फ्लो हो रही है, करंट फ्लो हो रही है, इसका मतलब अब जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस है, वो क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज होगा ये। अब यहां पे जो इसका V आएगा वो टर्मिनल वोल्टेज होगा, और मैं यहां पर जब इसको यहां पर इसका मेजर करूंगा ना, तो जो आएगा वो क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज। तो अब एक बात बताऊं, क्या यहां पर आप वोल्ट मीटर से डायरेक्ट मेजर कर सकते हो क्या टर्मिनल वोल्टेज को परफेक्ट, हाँ कर सकते हो। लेकिन क्या ईएमएफ को कर सकते हो इस परफेक्ट, नहीं कर सकते। ईएमएफ को परफेक्ट, क्योंकि वोल्ट मीटर को अपने आप को भी तो उसको चलने के लिए, काम करने के लिए करंट चाहिए,
और वो करंट और मेजर भी तभी कर पाएगा जब वो करंट होगी वहां पे। अगर इसके अंदर करंट ही नहीं होगी तो वोल्टमीटर मेजर नहीं कर पाएगा। तो यहां पर इसको मेजर करने के लिए हमारे पास एक अलग इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको बोलते हैं पोटेंशियोमीटर। उसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियोमीटर। इसको पोटेंशियोमीटर बोलते हैं, जो कि अपने सिलेबस में अभी इस बार नहीं है। पहले होता था, अभी जस्ट कोरोना के पहले तक ही होता था, उसके भी बाद में एक साल रहा है शायद, उसके बाद हटा दिया। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर काम में लेते हैं किसको? ईएमएफ को मेजर करने के लिए। इसको मेजर करने के लिए यहां लिख दिया, बल्कि मेजर इसको किया जाता है। ईएमएफ को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? ई से, बताया था ना अभी। इसको रिप्रेजेंट करते हैं ई से। टर्मिनल वोल्टेज को रिप्रेजेंट करते हैं वी से। और इंटरनल रेजिस्टेंस, जो इस सेल के अंदर का रेजिस्टेंस होता है, सेल का खुद का रेजिस्टेंस होता है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर से। हाँ, पीछे यहां पे लिखा हुआ था इंटरनल रेजिस्टेंस, टर्मिनल वोल्टेज। इस टर्मिनल वोल्टेज को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं और इंटरनल रेजिस्टेंस को R से। अब इंटरनल रेजिस्टेंस जो है, आप इस सेल की स्ट्रक्चर देखकर बता सकते हो कौन कौन सा फैक्टर्स पे डिपेंड करता होगा। तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, सबसे पहले यहां पर इसकी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन की बात करते हैं हम। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा बनेगी, उतना ही ज्यादा वहां पर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आयंस जनरेट होंगे। जितने ज्यादा नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आयंस जनरेट होगी, उतने ही ज्यादा वहां पर चार्ज कैरियर्स रहेंगे। चार्ज कैरियर जितने ज्यादा रहेंगे, उतना ही ज्यादा इजीली चार्ज फ्लो कर पाएगा, उतनी ही ज्यादा करंट फ्लो हो पाएगी। तो करंट के ज्यादा फ्लो होने का मतलब है कि रेजिस्टेंस क्या हुआ? कम हुआ। तो यहां पर जो कंसंट्रेशन बढ़ने से रेजिस्टेंस कम हो रहा है, तो ये यहां पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? कंसंट्रेशन के। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। अब हम बात करते हैं इसमें एरिया ऑफ दीज इलेक्ट्रोड्स इमर्ज इन वाटर। जो एरिया है इलेक्ट्रोड्स का, जितना ज्यादा पानी में डिप रहेगा, इमर्ज रहेगा, उतना ही ज्यादा वो आयंस को रिसीव कर पाएगा, और नेगेटिव वाला उतना ही ज्यादा उस आयंस को रिलीव कर पाएगा, छोड़ पाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर पाएंगे, छोड़ पाएंगे, यही तो काम होता है सारा। तो वहां पर इस जगह पर भी अगर आप देखोगे तो R इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स इमर्ज इन वाटर और इमर्ज इन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। हो गया। अब तीसरी चीज है हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। जो इलेक्ट्रोड्स है उसके बीच की डिस्टेंस उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि जितनी ज्यादा यहां पर इन इलेक्ट्रोड्स के बीच में डिस्टेंस रहेगी, उतना ही ज्यादा आयंस को डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी, उतना ही ज्यादा मुश्किल आएगा, उतनी ज्यादा वहां पर ऑब्स्टेकल आएगा। क्योंकि ज्यादा डिस्टेंस रहती है तो ऑब्स्टेकल आने के चांसेस आर ऑल्सो हायर। तो यहां पर भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और बाकी दोनों जगह इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये जो तीन डिपेंडेंसी है, ये यहां पर डायरेक्ट आ गई। तो इनको तो हम यहां पर मार्क कर देते हैं कि यहां पर आपके पास जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो इन तीन चीजों पर डिपेंड कर रहा है। दो और फैक्टर्स है जिनके ऊपर ये डिपेंड करता है, और वो दोनों फैक्टर होंगे हमारे पास कौन से? कि जिनमें इनका नेचर रहेगा। इलेक्ट्रोड्स का नेचर, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होंगे, आयंस को ले पाएंगे, ज्यादा आयंस को रिलीज कर पाएंगे, तो वहां पर ज्यादा करंट फ्लो हो सकेगी। और अगर वो इतना सपोर्ट नहीं करते उसको, तो वहां पे करंट कम फ्लो होगी। दूसरी बात यहां पर हो जाएगी आपके इलेक्ट्रोलाइट का भी खुद की इलेक्ट्रोलाइट का भी नेचर होता है। कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐसा होता है जो ज्यादा आयंस रिलीज करता है, कुछ ऐसे जो कम आयंस रिलीज करता है। तो यहां पर दो और चीजें आ गई कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट्स, जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, इसका भी नेचर यहां पर इफेक्ट करेगा इंटरनल रेजिस्टेंस को। लेकिन इस इंटरनल रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी से रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल नहीं आना है हमारे सिर्फ इतना पूछा जा सकता है कौन सा कैसे वेरी करता है या कौन सा कैसे डिपेंड करता है। सिंपल सा क्वालिटेटिव स्टडी आएगा केवल, कि आपको केवल ये सब बातें बताना, कोई न्यूमेरिकल वगैरह इसके ऊपर बनना नहीं है। तो आपको ज्यादा फॉर्मूले वगैरह तक हमें नहीं जाने की जरूरत, इतना अपने सिलेबस में भी नहीं है।
अभी हम फिर बात करते हैं इसके आगे नेक्स्ट की, कि इन यहां पर आपको सेल के अंदर तीन चीजें मिली है मेनली, ई ईएमएफ, वी वोल्टेज या टर्मिनल वोल्टेज, आर इंटरनल रेजिस्टेंस। इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है ये फाइंड आउट करना है। तो इन तीनों के बीच का जो रिलेशन है वो हम यहां पर देखेंगे। तो अब है हमारे पास टॉपिक रिलेशन बिटवीन टर्मिनल वोल्टेज एंड ईएमएफ ऑफ ए सेल। टर्मिनल वोल्टेज एंड ईएमएफ एंड वी। आप अगर कह सकते हो टर्मिनल वोल्टेज को आप वी से रिप्रेजेंट करते हो, ईएमएफ को ई से करते हो, और यहां पर इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं लिखा हुआ, वो भी लिखा होना चाहिए, तो आप यहां पर लिख सकते हो इंटरनल रेजिस्टेंस। ये हो जाएगा स्मॉल आर। तो आप यहां पर डायरेक्ट अगर आप देख रहे हो तो रिलेशन बिटवीन ई वी एंड आर, बस ये आपको लिखना है शॉर्ट में। इसका जो रिलेशन है ना ये बहुत ही इजी है, हम इसको डेराइव करेंगे अभी, आपको खुद को पता चलेगा कितना इजीली ये डेराइव हो जाएगा, और आपको ये भी पता चलेगा कि ई और वी में डिफरेंस क्या है या कैसे काम आते हैं। तो देखो, अभी तक हम जो सेल को जो रिप्रेजेंट कर रहे थे, हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे थे सेल को, एक बड़ी लाइन जो पॉजिटिव जाती थी, छोटी लाइन जो नेगेटिव जाती थी, ये आपका सेल का रिप्रेजेंटेशन हो गया। क्योंकि अभी तक हमारे पास कोई भी इंटरनल रेजिस्टेंस जैसा कुछ भी नहीं था, लेकिन अब हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया, और जैसे इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाता है तो हम यहां पर इसी सेल को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं इस तरीके से। यहां पर आपने जो आपका सेल है, इस सेल को आपने चेंज कर दिया, और अब जो इंटरनल रेजिस्टेंस और साथ में कनेक्ट कर दिया। अब अगर मैं सेल की बात करूं तो केवल इतना सा नहीं है सेल, ये जो साथ में रेजिस्टेंस लगा हुआ ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। और ये क्या सेल के बाहर होता है? नहीं, ये इस सेल के अंदर ही होता है। तो क्या हम यहां पे बना सकते हैं? हमारा यहां पर बनाना, अगर बना भी देंगे तो समझ भी नहीं आएगा किसी को। तो हमने क्या किया है कि ये रेजिस्टेंस इस सर्किट में काम कर रहा है, इसमें इफेक्ट होगा सर्किट के ऊपर, इसलिए सेल को और इसके इंटरनल रेजिस्टेंस को साथ ही बना दिया। तो अब सेल कितना हो गया? अब हमारे हिसाब से जो सेल है वो इतना हो गया, यहां से यहां तक देखना। तो ये जो है ना, इस व्हाइट बॉक्स में जो पैक है ये सेल है, पूरा कंप्लीट ये सेल है, ठीक है। और अब इसका सर्किट इसके बाहर है। ये जो चीजें हैं जो मैं अब यहां पर ये रेजिस्टेंस जो कनेक्ट कर रहा हूं, ये रेजिस्टेंस बाहर का है, इसको आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी बोल सकते हो, और इसको आप लोड रेजिस्टेंस भी बोल सकते हो। कई बार आपने सुना होगा कि लोड ज्यादा हो गया, लोड कम हो गया, आपने जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वहां पे घरों पे। लोड का क्या मतलब है? लोड का मतलब होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम कर रहा है वो लोड है, और सेल ये सप्लाई कर रहा है। तो हमारे पास घरों में जो आगे से आती है ना लाइट आती है, गवर्नमेंट पावर हाउस से आती है, वो होता है सप्लायर। गवर्नमेंट पावर हाउस एक तरीके का सप्लायर है, और जो घरों के अंदर जहां पे कनेक्शन दिए हुए हैं वो उसके लोड है। अब लोड ज्यादा होने का मतलब, आपने एक तो भाई सारे घरों में टीवी और पंखे यही सब जल रहा है, जो कि सर्दियों में होता है, या जब मीडियम सर्दियां पड़ती है उस टाइम पर होता है ये सब। लेकिन एक्सट्रीम गर्मी जब होती है तो हम सभी घरों में लगभग सारे लोग या तो एसी चला लेते हैं या कूलर चला लेते हैं, लाइट वगैरह फैन वगैरह भी चालू रहते हैं, तो सब कुछ ऑन हो जाता है। एक्सट्रीम सर्दियों के अंदर हम क्या करते हैं, हीटर जला लेते हैं सबके सब, ठीक है। तो वहां पे उस टाइम में क्या है, कंज्यूम करने वाले कंजम्पशन ज्यादा हो गया, तो वो लोड ज्यादा हो जाता है उस टाइम पे, ठीक है। तो ये आपका लोड रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस हो गया, और ये आपका पूरा सेल हो गया। सेल के अंदर जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है इन टर्मिनल्स के बीच में, उस एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस को हम बोलेंगे ई। फिर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर। इनका रिलेशन कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले एक्चुअल में पता होना चाहिए कि ये दोनों एक्चुअल में हैं क्या चीज। देखो, इसका आप एक एग्जांपल से समझ सकते हो कि आपने अपने घर वालों से 2000 रुपए मांगे, आपने मांगे 2000 रुपीज, अपने पापा से मांगे कि आपको शॉपिंग करके आनी है या आपको कपड़े लेकर आने हैं, ठीक है। और आपके पिताजी ने आपको दे दिए, और आपका जो मार्केट है घर से थोड़ा दूर है। तो अब आपको अपने पेरेंट्स ने 2000 रुपए दिए, तो क्या आप पूरे कंप्लीट 2000 रुपए की शॉपिंग कर सकते हो क्या?
आप सोचोगे कर सकते हैं सर, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसमें दिक्कत ये होती है कि 2000 रुपए में से कुछ रुपए आपको, सपोज नियरली हमने 100 रुपीज मान लिया, 100 रुपीज आपको किराए का भी देना पड़ेगा। जो कन्विंस लेकर जाओगे अपने घर से मार्केट तक के लिए, मॉल तक के लिए, तो वहां पर आपका मान लो 50 रुपए जाने का, 50 रुपए आने का भी हो सकता है। अगर आपका घर ज्यादा दूर है तो ये 200 रुपए भी हो सकता है। थोड़ा नजदीक है 50 रुपए में भी काम चल सकता है। लेकिन कुछ ना कुछ आपको वहां पे पेमेंट करना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि एकदम नजदीक हो तो फिर आप पूरे के पूरे काम में ले आओ, फिर आपका इंटरनल रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगा। लेकिन दूर होने के कारण थोड़ा इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो 150 रुपए आपके एवं ही चले जाएंगे और आपको सिर्फ बचा हुआ पैसा ही काम आएगा। तो यहां पर आपके काम आ रहा ओनली 1900। तो जो घर वालों ने के द्वारा जितने खर्च हुए, घर वालों ने जितना पेमेंट किया, उन्होंने किया 2000 रुपए, वो हुआ ईएमएफ। आपने जितना खर्च किया वो हुआ 1900, 1900। ये आपको ईएमएफ या वोल्टेज हुआ। ये ईएमएफ नहीं है, ये टर्मिनल वोल्टेज हुआ जो आपके पास बी है। और जो इंटरनल रेजिस्टेंस ने भी कुछ रुपए यहां पर खर्च कर दिए, सिमिलरली हमारे पास यहां पे होगा। हो सकता है हमारे पास जो बैटरी है ये हमें 20 वोल्ट दे, इस 20 वोल्ट में पूरा यहां पे काम नहीं आएगा। हो सकता है इसमें से 1 वोल्ट ये इंटरनल रेजिस्टेंस खर्च कर दे और हमें यहां पर केवल 19 वोल्ट ही काम आए। ये 15 है तो हो सकता है वहां पे 1 वोल्ट ये खर्च कर दे, यहां पे 14 वोल्ट ही काम आए। तो ये सब पॉसिबिलिटी हमारे पास यहां पर होती है। तो कितना होगा, हम इसको यहां पर सोल्व कर लेते हैं। तो देखो, इस सर्किट को जब पूरा कर देते हैं हम, तो यहां पर कुछ अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगी जो यहां से पास होगी और यहां से निकलकर पूरे सर्किट के थ्रू फ्लो होगी और वापस इस डायरेक्शन से आ जाएगी। ये हमारे पास करंट हो गई। इस करंट की वैल्यू क्या होगी, तो आप लिखोगे करंट इन द सर्किट। तो करंट I इक्वल्स टू क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ईएमएफ के बराबर जो आपने दिया है, और टोटल रेजिस्टेंस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, क्योंकि दोनों सीरीज के अंदर ही जुड़े हुए हैं, एक ही लाइन में दोनों के दोनों, इसलिए तो यहां पर ये आई आ गया। तो यहां से आप E इक्वल्स टू देख सकते हो, आपके पास आ गया आई आर प्लस आई स्मॉल आर। आ गया आपके सामने कि जितना आपके पास टोटल ईएमएफ है ये दो जगह डिवाइड हो रहा है एक्चुअल में। पहला यहां पर जो V है, और दूसरा यहां पर जो I स्मॉल आर है। थोड़ा सा पोटेंशियल यहां पे ड्रॉप हुआ V डैश, और बाकी का रिमेनिंग बचा हुआ यहां पे आपको सर्किट में काम आ गया। ये सर्किट में यहां पर भी आप लिख सकते हो और ये यहां पर भी लिख सकते हो। आप यहां पर मैंने ए बी बना दिया, अब इन ए बी के अक्रॉस भी यही पोटेंशियल होगा और इसके अक्रॉस भी यही पोटेंशियल होगा। जितना यहां से ये पूरा सेल से खुद का कंज्यूम करके मिलेगा उतना आगे हो जाएगा। जस्ट लाइक कि मुझे मान लो कहीं पर मैं गया हूं और मुझे वहां से खूब सारा सामान मिला है, या चॉकलेट्स मिली है मेरे को बहुत सारी 20-25, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा एक मेरे लिए जो है, मुझे अगर एक चाहिए तो मैं एक रख लूंगा, अगर मैं ज्यादा शौकीन हूं तो दो तो मैं रख लूंगा, और बाकी रिमेनिंग जो कि वो आप में बांट दूंगा। तो मैं आपको ये कहूंगा मेरे पास तो आई 23 थी, 25 नहीं आई थी, 23 आई थी, 25 नहीं आई थी, ठीक है। तो जो है मेरे पास एक्चुअल में मेरे पास कितनी आई, 25, जो कि ईएमएफ। लेकिन मेरे पास डिस्ट्रीब्यूट कितनी कर पाऊंगा मैं, 23, जो कि इंटरनल टर्मिनल वोल्टेज। और जो दो चॉकलेट है वो मेरा इंटरनल रेजिस्टेंस जितना है ना, वो मैंने खर्च कर दिया इंटरनल रेजिस्टेंस के। अगर उसी की जगह मेरी जगह कोई और होता तो हो सकता वो 3-4 खर्च कर देता, या बिल्कुल भी नहीं करता। कोई साधु आदमी होता, कोई संत आदमी होता, तो वो बिल्कुल भी खर्च नहीं करता, 25 आया 25 दे दिया। आइडियल सेल अगर होता तो बिल्कुल ईएमएफ के बराबर टर्मिनल वोल्टेज हो जाता है, लेकिन आइडियल सेल पॉसिबल नहीं है, इसलिए। तो ये आपका ईएमएफ आ गया, और यहां पर आप V की वैल्यू निकाल सकते हो, V इज इक्वल्स टू E माइनस आई आर। और आप यहां से ये बताओगे
कि इसमें क्या हुआ है, यहां पर इन 2000 रुपीज में से 100 रुपीज काम आ गए, सर्किट में केवल इतना ही काम आएगा। ये है, ये कब है, ये उस समय है जब डिस्चार्जिंग ऑफ द बैटरी, ये डिस्चार्जिंग के टाइम पर है, ये डिस्चार्जिंग के टाइम पर है। तो फिर चार्जिंग के टाइम पर क्या होगी, क्या ऐसा कोई पूछ ले कि क्या ऐसा पॉसिबल है क्या कि टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ से बड़ा हो जाए, ये उस कंडीशन में है जब बैटरी को हम चार्ज करेंगे, जब हम बैटरी को चार्ज करेंगे तब होगा ये। फॉर चार्जिंग वाले केस में क्या होगा, चार्जिंग I इज इक्वल्स टू माइनस आई, क्योंकि I अब फिर इस पॉजिटिव चार्ज के तरफ फ्लो होगी, तो फिर आपके सामने निकल के आ जाएगा V इज इक्वल्स टू ई प्लस आई आर, ये आपके पास यहां पर हो जाएगा। लेकिन अब ये आपके पास रिलेशन आ गया V एंड ई प्लस आई आर, ये कब है, जब बैटरी को चार्ज कर रहे हो। आपके कितने कौन सा काम आएगा, आपके 95% ऑफ द टाइम पहला वाला काम आएगा, 5% जब थोड़ी किस्मत अलग होती है तो उस टाइम पर बोर्ड में पेपर सेटर ने ऐसा दिमाग लगाया होता है कि वो सेकंड वाले पर क्वेश्चन दे देता है कि व्हेन यू चार्ज ए बैटरी फ्रॉम अ बिग सप्लाई, जो बड़ी जो सप्लाई वहां से, तो वहां पर आपके पास ये है, तो वहां पर आपको ये वाला आई की जगह माइनस आई काम में लेना है, तो इस तरीके का आप सर्किट बना दोगे। ठीक है, तो दिस इज आवर रिलेशन ऑफ ई वी एंड आर, ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। अब हम बात करते हैं इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक्स के बारे में, कि जो आपका सेल है इनका सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। अब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल जो है ना, इसका भी पर्पज वही है, इसका भी हमारे पास सेम पर्पज रहता है जो कि अपना कैपेसिटर्स एंड रेजिस्टेंस का था, इस तरीके से, क्योंकि यहां पर भी हमारे पास जब डिजायर्ड वैल्यू के डिजायर्ड प्रॉपर्टीज के सेल नहीं होते हैं, जो हमें डिजायर्ड एक फिक्स वैल्यू की करंट या वोल्टेज दे सके, तो हम क्या करते हैं, सेल को कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्ट कौन से में, 2 सेल को जोड़ दिया, 3 को जोड़ दिया। जनरली एक सेल को हम बहुत ज्यादा कैपेसिटी का नहीं बना सकते हैं, हकीकत तो ये है। तो हम उस कंडीशन में क्या करते हैं, हम मल्टीपल सेल को एक के बाद एक कनेक्ट कर देते हैं, तो फिर हमारे पास एक बड़ी बैटरी बन जाती है। जो आप अपने घर में भी जो इन्वर्टर बैटरी होती है वहां पर आप देखोगे उसके अंदर 4 या 6 सेल होते हैं उसके अंदर। ठीक है, वो कनेक्शन होता है ना, ऊपर रॉड सी लगी होती है, बटन से लगे होते हैं जहां पे वो कनेक्शन होता है, वो कनेक्शन आपका इसी तरीके के लिए होता है कि वहां पर आप इजी वे में ज्यादा बड़ा पोटेंशियल वहां पे हासिल कर सको, आपको ज्यादा बड़ा पोटेंशियल वहां पे मिल जाएगी, और रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ आपकी हाउस होल्ड सप्लाई के लिए मिल जाता है, क्योंकि एक साथ ही 5 या 6 सेल को कनेक्ट करके वो आपको एक बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस या बड़ी बैटरी का काम कर देते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का भी वही कारण है जो हमारे कैपेसिटर्स के लिए था, जो हमारा रेजिस्टर्स के लिए था, तो ये तो सेम है। अब हम आगे बात करते हैं इसके कॉम्बिनेशन के लिए। यहां पर भी हमारे पास 2 कॉम्बिनेशन रहेंगे मेनली। पहला सीरीज कॉम्बिनेशन, आप कॉम्बिनेशन भी लिख सकते हो इसको, और इसको आप कनेक्शन भी लिख सकते हो, और जो दूसरा होगा वो होगा पैरेलल, पैरेलल कॉम्बिनेशन या पैरेलल कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन की डेफिनेशन सेम वही है, पैरेलल की कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन सेम वही है। तो हम आगे अब डायरेक्ट इसके सॉल्यूशन पे जाते हैं। पहला है अपने पास सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे होगा, ये देखो आप। सीरीज कनेक्शन को सबसे पहले इसको अगर हम बताएं कि सीरीज कनेक्शन क्या होता है, तो सीरीज कनेक्शन इज ए कनेक्शन ऑफ 2 or more cells in which same amount of current will flow through all the cells। जितने भी सेल है हमारे पास उन सब के अंदर सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगी। तो देखो सबसे पहले हम यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं इसका डायग्राम की, जो इसको सेल को हम ड्रॉ करेंगे तो कैसे होगा। तो देखो यहां पर हमने सबसे पहले एक सेल बनाया, ठीक है, ये सेल बना लिया हमने। फिर हमने यहां पर इसकी
ये एक रेजिस्टेंस बना दिया। तो फर्स्ट सेल का ईएमएफ है E1 और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R1। ये आपने सेल A एंड B पॉइंट्स के बीच में यहां पर कनेक्ट कर दिया AB। देन आपने क्या किया, एक और सेल लिया और उसको कनेक्ट कर दिया आपने B एंड C टर्मिनल्स के बीच में, और इसका ईएमएफ है E1 और इसका ईएमएफ है E2 एंड इंटरनल रेजिस्टेंस है R2। तो आपके E1 एंड E2 दो सेल हो गए जिनके ईएमएफ है ये E1 एंड E2, और R1 एंड R2 इन दोनों के इंटरनल रेजिस्टेंस है। इन दोनों सेल को मिलकर एक बड़ी बनी बैटरी, क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल ही बैटरी कहलाता है, अकेले सेल को बैटरी नहीं बोलते। बैटरी होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। और इन दोनों को कनेक्ट करने के बाद हमारे पास यहां पर एक जो बड़ा सेल बना है वो कैसे बनेगा, उसको मैं यहां पर रिप्रेजेंट कर देता हूं अलग कलर से, कि भाई ये जो सेल है ये इन दोनों सेल से मिलकर बना है और इक्विवेलेंट बड़ा सेल बना है। और इस सेल को आप यहां पर बना देते हो, इसका ईएमएफ है E इक्विवेलेंट और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R इक्विवेलेंट। ठीक है, और ये जो सेल है ये A पॉइंट हो गया और ये पॉइंट हो गया C, क्योंकि यहाँ पे दो सेल है ना, दोनों को मिलाकर जो हमने बनाया वो एक नया सेल बन गया। सबसे पहले हम इनको सोल्व करते हैं, फिर उसके बराबर करेंगे कि उसके बराबरी ये दोनों इक्वल हो, तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास इन दोनों का इक्विवेलेंट वैल्यूज आ जाएगी। तो सबसे पहले ये वाला जो सेल है ना, ये पहले यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करेगा कितना, V1। फिर एक पोटेंशियल डिफरेंस ये जनरेट करेगा यहां पर B और C के बीच में V2। तो A और C के बीच में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C, A और C के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो आप देखो V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2, V1 इसका प्लस V2 उसका, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अब हमें आगे देखना है कि V1 और V2 की वैल्यू रखते हैं, तो आपको V1 और V2 की वैल्यू कहां से मिलेगी, फ्रॉम सेल इक्वेशन। सेल इक्वेशन से पहला फर्स्ट सेल से क्या आएगा, सेल इक्वेशन कौन सी होती है, जो EV एंड R के रिलेशन होता है, E EMF, V वोल्टेज, R इंटरनल रेजिस्टेंस, इनका रिलेशन है फर्स्ट सेल के लिए V1 इज इक्वल्स टू E1 माइनस I1 R1। तो E तो सही है, I1 R1, क्या I1 है क्या यहां पे, नहीं, यहां पर दोनों में सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगी, क्योंकि वो मैंने इसका डेफिनेशन से बताया था, यहां पे आप करंट फ्लो होगी, यहां पे करंट फ्लो होगी, यहां पे करंट फ्लो होगी, सब जगह करंट की वैल्यू सेम रहेगी और वो होगी I। तो यहां पे I1 नहीं आएगा, यहां पे आएगा I R1, क्योंकि R1 से करंट फ्लो हो रही है, I फ्लो हो रही, तो I R1। देन सेकेंड सेल के लिए, तो सेकेंड सेल के लिए V2 इज इक्वल्स टू E2 माइनस I R2, ये I R2 इसमें से आ गया, और E2 इक्वल्स टू V2 इक्वल्स टू E2 माइनस I R2, दोनों को आप यहां पर एक नंबर में रख दो, ये इक्वेशन नंबर हमारी 1 है, और इन दोनों को हम एक साथ 2 रख देंगे, तो फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों से आप देखोगे तो V इज इक्वल्स टू आएगा आपके पास E1 माइनस I R1 प्लस E2 माइनस I R2। पहले आपने ये रख दिया, फिर आपने ये रख दिया, तो दोनों का आंसर आ गया। अब इन दोनों को थोड़ा सा सोल्व कर देते हैं, सोल्व करने से क्या आ जाएगा, V इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2, इन दोनों को एक साथ रख दिया मैंने, माइनस I कॉमन ले लिया, R1 प्लस R2, ये आपको मैंने यहां पर दोनों अंदर रख दिए, R1 प्लस R2। तो ये जो आपके पास आया है ना, ये इसकी फाइनल रिजल्ट आ गया इस तरफ से। लेकिन आपने जो बड़ा सेल बनाया, इन दोनों से मिलकर जो सेल बना है, यहां पर इसका क्या इक्वेशन बनेगी,
कि आपको पता है कि ए और सी के बीच का जो पोटेंशियल है, ये तो टोटल ए और सी के बीच का जो पोटेंशियल है, ये तो बड़ा पोटेंशियल है वी। ये तो यहां पे जो वी है वही वो वी है। तो इसका अगर इक्विवेलेंट सेल इक्वेशन लिखें तो आपके सामने आएगा इक्विवेलेंट सेल इक्वेशन। इस बड़े वाले सेल की जो सेल इक्वेशन है ना, वो क्या आएगी? वो आएगी V इज इक्वल्स टू ई इक्विवेलेंट माइनस आर आई आर इक्विवेलेंट। इस तरीके से आ जाएगी कि आपने करंट तो आई फ्लो हो ही रही है यहां से भी, क्योंकि जो वहां से जो करंट है वही यहां पर है। करंट में कोई चेंज नहीं आ रहा है, करंट सेम है। वोल्टेज जो है ना, वो यहां पर V ओवरऑल वोल्टेज है, तो V इक्वल्स टू ई क्यू माइनस आई आर इक्विवेलेंट। तो ये जो इक्वेशन आप पहले वाली, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन को कंपेयर कर दो आप। कंपेयर, इन दोनों को कंपेयर करने पर क्या है? V तो V के इक्वल है, और इधर E इक्विवेलेंट इक्वल्स टू E1 प्लस E2 एंड R इक्विवेलेंट, देखो E1 जो है ना, E1 प्लस, यहां पर तो E1 प्लस E2 है, और यहां पर E इक्विवेलेंट है। यहां पर I1 प्लस R2, R1 प्लस R2 है, यहां पे R इक्विवेलेंट है, तो R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2। ये आपके पास यहां पर क्या आ गया? आपके इसका नेट इक्विवेलेंट सेल का वो आ गई, इक्वेशंस आ गई। इक्विवेलेंट सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया, और आपका इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ आ गया। तो अब एक चीज आप यहां पर देख रहे हो कि जो इक्विवेलेंट ईएमएफ है ना, जब आपने सीरीज में कनेक्ट किया है, तो टोटल जो ईएमएफ है वो ऐड होके आ रहा है, इंडिविजुअल सेल्स का ईएमएफ ऐड होते जाएगा, और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू भी, टोटल की इंटरनल रेजिस्टेंस भी कंटिन्यूअसली ऐड होती जाएगी। तो दिस इज हाउ यू डिफाइन एंड फाइंड आउट योर इक्विवेलेंट सेल का इक्विवेलेंट सेल का इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ एंड इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये आपके सामने आ गया। अब हम यहां पर बात करते हैं कि अगर हमारे पास n नंबर ऑफ सेल होते हैं तो कैसे काम होगा। n नंबर ऑफ सेल होने से हम देखो कैसे काम करेंगे। फॉर n नंबर ऑफ सेल्स, तो n नंबर होने पर E इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? E1 प्लस E2 प्लस E3 डैश 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 En, और R इक्विवेलेंट करने पर R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश 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 Rn। बस सबको सेम, जैसे सीरीज में तो ऐसा ही होना है, सीरीज में बहुत आसान है। और अगर आइडेंटिकल सेल है तो फॉर n नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल, n नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल होने का मतलब क्या है? E1 इक्वल्स टू E2 इक्वल्स टू E3 डैश 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 अप टू En इक्वल्स टू E, ये सबका E है। एंड जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो भी क्या हो जाएगा? R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R3 इक्वल्स टू डैश 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 अप टू Rn, ये भी R है। तो कितनी टर्म्स है ये? n टर्म्स इधर आएगी, n टर्म्स इधर आएगी, तो आप लिख सकते हो E इक्विवेलेंट इक्वल्स टू E प्लस E प्लस E प्लस E प्लस कितने टाइम्स? n टाइम्स आएगा, तो आप इसको n टाइम्स E कर दोगे। और अगर आपका इंटरनल रेजिस्टेंस अगर आपको कैलकुलेट करना है तो वो भी R प्लस R प्लस R प्लस कितने टाइम्स? n टाइम्स, तो आप यहां पर भी n इंटू आर लगा दोगे, तो ये आपका ये हो गया। एक्चुअली मेरा ये वाला कैलकुलेट करने का मकसद क्या है n नंबर ऑफ सेल्स के लिए, वो मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि हम इंटरनल, अगर इस सीरीज कनेक्शन को जब हम करते हैं
तो हमारे पास यहां पर नेट रिजल्ट क्या आ रहा है, जितनी ज्यादा बैटरीज कनेक्ट करते जाओगे नेट ईएमएफ उतना ही ज्यादा आता जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ एक और दिक्कत आएगी हमें यहां पे कि उनका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ना वो भी वहां पे बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि हम सीरीज कनेक्शन कब करते हैं, हम सीरीज कनेक्शन उस कंडीशन में करते हैं बैटरीज की जब हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ही ज्यादा कम हो। ओके, इंटरनल रेजिस्टेंस of cells should be very less। ये बहुत कम होना चाहिए तभी सीरीज कनेक्शन काम का है। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हुआ तो सीरीज कनेक्शन फिर काम का नहीं है। अगर आप बना भी दोगे तो आपको करंट तो मिलेगी नहीं, क्योंकि करंट तो यहां से इससे वेरी कर रही है। इसलिए क्योंकि आप यहां पर देखना, जब भी हम यहां पर अगर इन एन सेल को जब हम यहां पर किसी एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट करते हैं तो क्या इंपैक्ट आता है, ये देखो। व्हेन एन आइडेंटिकल cells connected in series is connected with external resistance R, external रेजिस्टेंस R, तो क्या होगा देखो। हम यहां पर ये जो मैंने लिखा वो मैं कर रहा हूं यहां पे कि भाई आपके पास ये सेल है, आपने ये कनेक्ट किया, फिर ये सेल है, फिर आपने कनेक्ट किया, ऐसे आप कनेक्ट करते गए और फाइनली ये n नंबर का सेल है, आपने कनेक्ट किया E E एंड E R R, ये n नंबर ऑफ सेल है, ठीक है। ये nth वाला है, ये फर्स्ट वाला है, ये सेकंड वाला है, और इन सब को आपने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया इसके साथ। तो यहां पर नेट करंट कितनी आएगी इसके ऊपर, नेट करंट कितनी आएगी, यहां पर नेट करंट आई आएगा टोटल ईएमएफ इक्विवेलेंट अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस का मतलब है आर जो कि इस सर्किट का है, प्लस आर इक्विवेलेंट जो इन सारे सेल्स का है। तो यहां पर आपको यह देखना है कि n इंटू ई अपॉन आर प्लस n इंटू स्मॉल आर, यह आपके पास नेट करंट आएगी जब आप n नंबर ऑफ सेल्स को एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट करोगे उस कंडीशन में, ठीक है। अब यहां पर आप एक चीज देख रहे हो, n नंबर बढ़ने के साथ साथ e तो बढ़ रहा है, नो डाउट, लेकिन इसके साथ साथ ये r भी तो बढ़ रहा है, ये भी तो बढ़ रहा है। तो इसलिए यहां पर आपको यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि अगर इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ और आप इसको लगातार कनेक्ट करते गए तो फिर करंट में ज्यादा बेनिफिट नहीं होना है आपको। वोल्टेज जरूर मिल जाएगा जो कि मिल रहा है, लेकिन वो भी खुद भी तो खाएगा, ये वोल्टेज खुद भी तो खाएगा अगर ज्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस है तो फिर आपको ज्यादा फायदा नहीं होना है। आपका इंटरनल रेजिस्टेंस शुड बी वेरी लेस इन केस ऑफ सीरीज कनेक्शन। अब हम बात करते हैं इसके पैरेलल कनेक्शन के लिए। अभी हमारे पास है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखो हमें कैसे करना है कि यहां पर हमारे पास फिर से मैं आपको पहले बता देता हूं कि व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस all individual cells remain same constant, then this type of connection is known as a parallel combination of cell। तो यहां पर आपके पास एक ये पॉइंट है, इसको हम पहले की अकॉर्डिंग ही ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक पॉइंट है आपके पास A और दूसरा पॉइंट है ये है आपके पास B
और इन दोनों के बीच में आपने एक ये सेल कनेक्ट किया हुआ है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है E1 R1। दूसरा सेल है, इसका EMF है E2 और इंटरनल रेजिस्टेंस R2 और ये कनेक्टेड है। इन दोनों सेल के कॉम्बिनेशन से जो बैटरी बनी है, जो बड़ा दूसरा सेल बना है, वो हमने ले लिया यहां पर ये E इक्विवेलेंट, ये R इक्विवेलेंट, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। अब यहां पर आपको एक चीज का ध्यान देना होगा कि सपोज यहां पर कोई करंट फ्लो हो रही है I, तो इसमें वो I नहीं रहेगी। अब यहां पर उसको जाने के लिए ये करंट हो जाएगी I1 और इधर आने के लिए ये करंट हो जाएगी I2। I1 एंड I2 हो जाएंगे, दो अलग अलग करंट होगी। तो जब करंट डिवाइड हो रही है तो नेट वोल्टेज कैलकुलेट कैसे करेंगे हम? तो नेट करंट कैलकुलेट करना होगा यहां पे। तो हमें यहां पर अब करना होगा नेट करंट। करंट I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2। इसको इक्वेशन नंबर 1 रख दो, इसी से हम अब सोल्व कर लेंगे। तो देखो यहां पर फ्रॉम सेल इक्वेशन, सेल इक्वेशन क्या कह रही है, मतलब सेल की रिलेशन क्या कह रहा है? वो कह रहा है V। अब V जो है ना, वो इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस, दोनों के अक्रॉस क्या होगा? सेम होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? V बोलेंगे, A और B के अक्रॉस। तो V इज इक्वल्स टू, पहले सेल के लिए होगा हमारे पास E1 माइनस I1 R1। क्या आपको V चाहिए था? नहीं चाहिए, V का कोई काम नहीं है। क्या चाहिए फिर? आपको चाहिए करंट। तो करंट के लिए सोल्व करो। तो करंट के लिए अगर आप सोल्व करोगे तो इसको इधर ले आओ। पहले आपने इसको ले आया I1 R1, तो आपके सामने आ गया E1 माइनस V। ये इधर आ गया और इसको आप उधर ले गए, खत्म। फिर एक चीज और किया आपने, ये जो R है ना यहां से, ये जो R है इसको भी आप यहां से उठा करके इसके नीचे ले गए, ये आ गया। तो I1 इक्वल्स टू E1 माइनस V अपॉन R। R भी कौन सा? R1। तो सिमिलरली I2 इज इक्वल्स टू E2 माइनस V अपॉन R2। ये R2, ये आपका सेकंड सेल के लिए हो गया। सेम ऐसे ही कर सकते हो आप डेराइव करके, लेकिन अपने एक स्टेप बचा लिया। लेकिन ये एक स्टेप है ना, आपको नहीं बचाना है। आपको इस एक स्टेप बचाने के चक्कर में पूरा डेरिवेशन खत्म हो जाता है। तो इसलिए आपको नहीं बचानी, मैं बचा सकता हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, आपको नहीं करना, ठीक है? तो ये फिर क्या हो जाएगा यहां पे, आप यहां पे लिख दोगे फ्रॉम अगेन 1 एंड 2। 1 और 2 से इसको थोड़ा सा मैं ठीक कर देता हूं। हो गया अब? तो अब आप देखो I इज इक्वल्स टू टोटल, टोटल I इज इक्वल्स टू आ गया आपके सामने E1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 माइनस V अपॉन R2। तो ये सब जो है ना, ये हमारे पास एक इसका लक्ष्य है, इसका मेन उद्देश्य हमें कहां तक पहुंचना। बता दूं आपको पहले कि इसको कहां तक ले जाना चाहते हैं हम इस सिचुएशन तक ले जाना चाहते हैं। इसकी इक्विवेलेंट इक्वेशन क्या आएगी? इसकी आएगी V इज इक्वल्स टू E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट। इस इक्वेशन को इस फॉर्म में आने तक सोल्व करना है, बस इतनी बात है, इतनी इच्छा है वहां तक कि भाई E इक्विवेलेंट एक तरफ आ जाए और लास्ट में I के साथ ये और बच जाए, बस इतनी सी बात है, ठीक है? तो आप देखो इसको अलग अलग कर देते हैं, थोड़ा डिवाइड कर देते, डिफरेंट कर देते हैं। तो आपके सामने आ जाएगा E1 अपॉन R1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R2। इधर I है
अगेन I इज इक्वल्स टू, यहां पर देखो E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस V कॉमन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ठीक है, कितना इजी, देखो सब चीजें स्मूथ चलती है, लेकिन वो आने पर, मेरी प्रैक्टिस है इसलिए चलती है, आपकी भी प्रैक्टिस होगी आपकी भी चलेगी यहां पर ऐसे ही। फिर अब हम क्या कर लेते हैं, हम एक काम ये करते हैं कि यहां पर इसको पहले एलसीएम ले लो, क्योंकि थोड़ा सा ठीक लगने लगेगा ये। अब एलसीएम लेने पर यहां पर हमारे पास आ गया R1 R2, इधर E1 R2 प्लस E2 R1 माइनस V, यहां पर भी अगर हम करेंगे R1 R2 तो इधर आ जाएगा R2 प्लस R1, ऐसे आ जाएगा। हालांकि हम इसको और आगे इसको वापस भी करना पड़ सकता है, लेकिन अभी इसको यहां पर करके छोड़ दो। अब हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे। नेक्स्ट में क्या लिख रहे हैं हम, इस V वाली पूरी टर्म को तो हम इधर ले आए, सॉरी ये V थोड़ी था, हाँ उधर तो V था, इधर I नहीं था, इधर I था, इधर ये I था, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, इस V वाली टर्म को तो इधर ले आते हैं और I वाली को उधर ले जाएं, तब वही एक उपाय है। तो देखो सब कुछ याद रखना, मैं नेक्स्ट पेज पे लिखूंगा, अब मुझे याद है इसलिए मैं लिख सकता हूं। ठीक है, तो आपको भी यहां पर देखना है कैसे, इधर V को हम इधर ले आए, V वाली पूरी टर्म को लेकर आए हैं ना, तो ये आ जाएगा R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2 इक्वल्स टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2 माइनस I, यही तो था, देख लो एक बार फिर से। ये देखो इस I को इधर लेकर जाना है, इसको इधर लेकर आना है, इतनी सी बात है। ये थोड़ा आपको डेरिवेशन नहीं आएगा आपके, चिंता मत करो, सीरीज वाले का आ सकता है, इसका नहीं आएगा फिर, लेकिन आपको आना चाहिए। तो V वाला इधर आ गया, I उधर चला गया। अब हम क्या किया, हमने ये किया कि V इज इक्वल्स टू, इसको पूरे को डिवाइड कर दिया, इधर पूरे को डिवाइड करने से हमारे पास बना E1 R1 प्लस, या फिर आप ऐसा कह सकते हो, देखो एक और तरीका बताता हूं इसको बोलने का, अलग तरीके से लिख देता हूं। देखो ये जो पूरी के अंदर आप R1 R2 से मल्टीप्लाई कर देते हो अगर, तो क्या हो जाता है, देखो यहां से ये कैंसिल हो जाता है, यहां से ये कैंसिल हो जाता है, और ये इसके साथ आ जाता है R1 R2। पूरी इक्वेशन को R1 R2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कैंसिल हो गया, ये हो गया, इसके साथ आ गया। इससे अब डिवाइड कर दो पूरे को, इससे डिवाइड करने पर का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब अब साफ सुथरा हो गया। हम लिख देते हैं V इज इक्वल्स टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, ये होता है। और इधर माइनस I R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। मैंने क्या कहा था, हमारा मेन लक्ष्य कहां तक है, हमारा लक्ष्य यहां तक है, यहां तक V इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट, V इक्वल्स टू, तो E इक्विवेलेंट ये E आ गया, ये V आ गया, ये I आ गया, और ये R इक्विवेलेंट आ गया। इसको आप कंपेयर करो किससे, V इज इक्वल्स टू E इक्विवेलेंट माइनस R I R इक्विवेलेंट, तो यहां पर E इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई E1 R2 प्लस E2 R1 और R1 प्लस R2, और यहां पर R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये देखो जब दो रेजिस्टर्स को आप पैरेलल में कनेक्ट करते हो तो क्या आंसर आता है, यही आता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, और ये यहां आता है। तो इससे देखो इसको और सिंपल वे में लिखने का बताता हूं। देखो
इसको सिंपल कैसे, आप सोचोगे ये सिंपल नहीं, क्या मुश्किल तो नहीं होगा, नहीं, उसको वापस रिवर्स करोगे तो पता चलेगा आपको। देखो ये होगा E इक्विवेलेंट इक्वल्स टू E1 R1 प्लस E2 R2 अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2। अब सोल्व कर लो आप इसको सोल्व करके ऊपर R1 R2 एलसीएम आएगा, इधर R2 और इधर R1 इसके जैसा बन जाएगा। फिर नीचे R1 R2 एलसीएम आएगा, इधर R2 प्लस R1 बन जाएगा इसके जैसा। R1 R2 एलसीएम एलसीएम दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, सेम टर्म आ जाएगी इस तरीके से। इधर अगर आप देखोगे तो इधर क्या बन रहा है, इसको आप लिख सकते हो 1/R1 इक्वलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2, क्योंकि ये जो है ना पैरेलल कनेक्शन का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होते थे दो के लिए, उसका कनेक्शन का रिजल्ट यही है। जैसे आपने अगर दो रेजिस्टर एक दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्ट जब आपने करे हैं तो यहां पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 ही तो आएगा। तो आपने R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 ही तो करा था, 1/R2 ऐसे और ये R1 R2 ऐसे, यही तो करा था ना, वही चीज यहां पर करिए, ठीक है। तो आपको इतना देखना है। तो ये पैरेलल कनेक्शन की तरह हो गया, डायरेक्ट जो रेजिस्टेंस पैरेलल होते हैं वैसे। और ये क्या हो गया, सेल के लिए हो गया, इक्विवेलेंट ईएमएफ के लिए। अब हम बात करें n नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सेल, n नंबर ऑफ सेल की बात करें पहले। फॉर n नंबर ऑफ सेल्स तो क्या होगा, देखो E इक्विवेलेंट इक्वल्स टू होगा E1 अपॉन R1, E2 अपॉन R2, E3 अपॉन R3 प्लस डैश 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 En अपॉन Rn डिवाइडेड बाई 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3 डैश 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 1 अपॉन Rn, इस तरीके से, ठीक है। तो रेजिस्टेंस के लिए क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस के लिए हो जाएगा 1 अपॉन R इक्वलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस डैश 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 1 अपॉन Rn। तो इस तरीके से आपके पास ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट हो जाएगा। अब हम n आइडेंटिकल सेल होंगे तो फॉर n आइडेंटिकल सेल, n आइडेंटिकल सेल जब होंगे आपके पास तो आप यहां पे कर दोगे E इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, देखो ये कितनी E अपॉन आर, E अपॉन आर, E अपॉन आर, E अपॉन आर, कितनी n टाइम्स है, तो आप लिख दोगे n E अपॉन आर। E अपॉन आर तो कॉमन आ जाएगा और 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस n टाइम्स हो जाएगा, तो n हो जाएगा। नीचे पैरेलल वाले की तरह r तो सब में कॉमन आ जाएगा, ऊपर 1 1 1 1 1 तो कितने टाइम्स, n टाइम्स, तो n से n कैंसिल, r से r कैंसिल, रिजल्ट बचेगा E। तो यहां पर E इक्विवेलेंट की वैल्यू E के बराबर आ गई, ये लो, एक सेल लगा दो चाहे n लगा दो एक ही बात है, ईएमएफ की तरफ से। तो रेजिस्टेंस की तरफ देखते हैं, तो इसकी तरफ आप जब देखोगे तो यहां पर R इक्विवेलेंट आ जाएगा, यहां पर अगर 1 अपॉन का देखोगे तो n अपॉन R, फिर अगर आप यहां पर R इक्विवेलेंट देखोगे तो R अपॉन n हो जाएगा। यहां पर इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया डिक्रीज। तो इसका मतलब यह है अगर आपके पास कोई सेल ऐसे हैं जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा है, तो फिर उनका आप सीरीज कनेक्शन नहीं करना, उनका आपको फिर पैरेलल कनेक्शन करना है जिससे कि करंट ठीक से दे सके। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हुआ और आपने वहां पर सीरीज कनेक्शन कर दिया तो वहां पर करंट नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि यहां पर आपने देखा था इस जगह पे
जो हमने सीरीज कनेक्शन किया था, दो एन, इस इंटरनल रेजिस्टेंस के भी एन मल्टीप्लाई हो रहा है, तो करंट को फिर ज्यादा बढ़ने ही नहीं देगा ये। ठीक है, इफ, यहां पर अगर मैं बात करूं, इफ आर इज ग्रेटर देन एन आर, या आर, इस कंडीशन में है ना सीरीज प्रीफर करेगा, इस कंडीशन में सीरीज प्रीफर करेगा। लेकिन यहां पर आपके पास इस कंडीशन में क्या होता है बताऊंगा अभी, पहले हम इसको एन नंबर को एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट करके देख लें। ये आपके पास देखो एन नंबर ऑफ सेल है इस तरीके से, फिर ये एन नंबर आ गया, बीच में डैश डैश करके ये आपने सारे कनेक्ट कर दिए, और नीचे फिर आपने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ दिया आर। तो इन सब का इंपैक्ट क्या पड़ेगा, इन सब की जो करंट है टोटल कितनी आएगी, तो I इज इक्वल्स टू यहां पर टोटल ईएमएफ, ईएमएफ कितना है वो तो E आ गया, इतना ही तो होगा ईएमएफ इक्विवेलेंट, टोटल रेजिस्टेंस नीचे वाले का तो R एज इट इज, और इसका स्मॉल r अपॉन n। अब देखो यहां पे अगर आप इसको सोल्व फिर से करोगे भी ना तो भी क्या हो जाएगा, ये n इंटू यू टू ऊपर आ जाएगा, n कैपिटल R यहां पे और स्मॉल r यहां पे, तो यहां पे जो r है वो क्या मल्टीप्लाई हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। तो इस कंडीशन में जब आपके पास r इज वेरी वेरी लेस देन स्मॉल r, देन ओनली यू विल यूज पैरेलल कनेक्शन, ये आपको ध्यान रखना है। अब एक चीज और बता देता हूं, क्या, एक चीज और ये है कि आपने जो पैरेलल कनेक्शन किया है यहां पर अगर अगर दो आइडेंटिकल और आइडियल सेल अगर कनेक्ट कर दिए तो क्या होगा, अगर नॉन आइडियल सेल होंगे ना, रियल सेल होंगे, तो उनमें तो क्या होगा कि आपको ये देखना है कि जो नेट जो वोल्टेज है वो इन दोनों के इफेक्ट से आ जाएगा, ये R1, ये R2, ये E1, ये R2, ये E2, तो E इक्वल्स टू आ जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। अगर यहां पे आइडियल सेल हो गया, आइडियल सेल का मतलब यहां पर आपने क्या कर दिया, ये E और E1 और E2 को अलग अलग कर दिया और आइडियल सेल हो गया, तो यहां पर ये कैलकुलेशन नहीं बैठेगी, है ना। तो इसलिए यहां पर इतना ही मान के चलो कि यहां पर जब दो आइडियल सेल होंगे उनको आप उसी कंडीशन में पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हो जब वो दोनों आइडेंटिकल हो। आइडियल होने के साथ साथ आइडेंटिकल भी होने चाहिए, अगर आइडियल नहीं है तो अलग अलग भी हो सकते हैं, चल जाएगा। फिर हमारे पास है यहां पर किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, आज हमारा काफी हो गया, तो हम इस वीडियो को छोड़कर नेक्स्ट वीडियो में किरचॉफ्स लॉ करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें जिनको जरूरत है, और ऐसे ही आप कमेंट करके बताएं हमें आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर कोई डाउट है तो आप पूछें, नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच।